बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे वतन अज़ीज़ के सियासी और माशी हालात के हवाले से। माशी हालात की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि लोग इस कदर इस पाकिस्तान में परेशान हो चुके हैं महंगाई की वजह से। कल एक ख़बर आई कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, 225 रुपये का लीटर पेट्रोल हो जाएगा। आप यकीन माने रात 12 बजे इन कीमतों के इतलाक़ होने की ख़बर आई थी, और वो एक झूठी ख़बर थी, और उस ख़बर की वजह से रात देर तक किलोमीटर्स के हिसाब से पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइंस लगी हुई थी। हर मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला वो चाहता था कि मैं 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया जो है वो मैं बचा लूँ किसी तरह। तो पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ रोटी, सब्ज़ी, फल, हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो चुका है। महंगाई ने जैसे आवाम की कमर तोड़ दी हो। मौजूदा हुकूमत भी महंगाई के तूफ़ान को रोकने में फ़िलहाल नाकाम नज़र आ रही है, और आगे बजट जो है वो सर पे है। ये तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। सियासी हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, और कहा जा रहा है, माहिरीन ये कहते हैं कि इन माशी हालात की ख़राबी के पीछे ये सारे सियासी हालात, सियासतदान। तो हम किस जानिब जा रहे हैं, और मतलब ये आगे मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है, और अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम किस तरह का पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले हैं, इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एक सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राव इमरान सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं भाई, कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र। माशा। ये जो मुल्क की सियासी और माशी जो हालत है, इस पे बहसीयत एक तज्ज़ियाकार आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें आपको तबसरे की गुंजाइश रह नहीं जाती, जैसे कि आपने अभी आपने फरमाया है। यकीन जाने का मुमकिन है कि उस लाइन में लगे हुए लोगों में आप भी और हम भी हों। माशी सूरत हाल अब इस नहज पर आ चुकी है। अब शहबाज शरीफ साहब ने महसूस करना शुरू कर दिया है। किसी ज़माने में वो बहुत ज़्यादा महंगाई के ऊपर जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनको ललकारा करते थे, और बल्कि ज़दोकोब किया करते थे। आज जब ये कमान जो है उनके हाथ में आ चुकी है, तो सूरत हाल इस नहज पे है कि कल एक तकरीब में उन्होंने, जो सरकारी मुलाजमीन और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम जो है कफ़ायत शारी पर आ चुके हैं, और जो शख्स चाहे अपना अपना बिल दे सकता है यहाँ बैठा हुआ, जो कुछ भी खाया पिया इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब हुकूमत जो इतनी बड़ी लाइन देखती है, इनको सब नज़र आ रहा होता है। पिछली दफ़ा 30-30 रुपये के हिसाब से जो पेट्रोल बढ़ाया गया, रात को 8 बजे के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? एक पेट्रोल माफिया जिसको मालूम है कि मैंने इस कीमत पर पेट्रोल ख़रीदा है, और रात 12 बजे के बाद इतलाक़ होगा, वो पेट्रोल पंप को बंद कर देता है, और उसके बाद जो है ना उसी कीमत के पर उसको फ़रोख्त करता है। ये आवाम के पास, आप ये समझते हैं कि लाइन लगी हुई, इनमें से बेशुमार नौजवान लोग और दूसरे आम शहरी ऐसे मौजूद हैं जिनके पास ये जो 210 रुपये लीटर है, ये ख़रीदने की भी कुव्वत ख़रीद नहीं है। उनके जेबों में इतने पैसे भी नहीं कि वो ये भी ख़रीद लें। जिनके पास कुछ था, वो कितना 25 रुपये का एक था, वो जो अफवाहें फैली थी कि 25 रुपये की समरी पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। 25 रुपये लीटर पे, 25 रुपये मजीद बढ़ेगा इनके ऊपर, लीटर के ऊपर। अब ज़रा गौर फरमाएं, ये क्यों अफवाह फैली थी? एक इसी तकरीब के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में मुस्कुरा कर कहा था कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होगा। और ये बात देखिए, अलमिया की सूरत है, ये एक अलमिया है, और आपका वज़ीर ख़जाना मुस्कुरा कर इसको कह रहा है। अच्छा, एक खबर और भी आवाम में इस वक्त गर्दिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़नी थी, इन्होंने नहीं बढ़ाई है, और ये वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा
प्रेशर ना आ जाए कुछ दिन बाद जो कीमतें बढ़ा देंगे? सर मैं ये बता दूं कि जो उनका टारगेट जो कि आप इल्ज़ाम लगाएं, हर हुकूमत जो होती है वो गुज़िश्ता हुकूमत पर नहीं, ये वैसे आवाम के बीच में होने वाली बात कर रहे हैं, किसी पे इल्ज़ाम नहीं ऐसा लगा है रहे जैसा हैं। आपने फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये दबाव है और नाकाबिले बर्दाश्त दबाव है। अच्छा। हमारी कौम एक जो है वो एहतजाज के लिए घरों में बैठकर तो बातचीत कर सकती है, जैसे कि श्रीलंका की हम मिसालें अक्सर इन दिनों दे रहे हैं। तो श्रीलंका की अवाम और श्रीलंका के माहौल में इस वक्त और पाकिस्तान का जो माशी सूरत हाल इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अभी हमारे यहाँ पर कुछ 17-18% और 42-43% पहुँच गया है, लेकिन वो भी मुझे यकीन है काबू पा लेंगे, ये आगे की तरफ जाएंगे। हमने कभी देखा कि पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है तो उससे हमारे जो पेट्रोलियम मसनूआत की दूसरी कीमतें अशिया खुर्दो नोश उन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि पेट्रोल की कीमत कम होने से जो अशिया खुर्दो नोश उनकी कीमतों में कमी आई हो? तो ये ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरा ये पेट्रोल ही नहीं, देखें जो दूध है, खुला दूध, बच्चों की खुराक है ना, बिल्कुल ठीक है, बहुत छोटे बच्चों की, जी सर उसमें 20 रुपए लीटर पे इजाफा हुआ। 270 रुपए या 280 रुपए के हिसाब से लीटर बेचा जा रहा है ये दूध, और धड़ल्ले के साथ 270 और कई जगहों पे 280 रुपए पहुंच चुका है। 170 से ये भी चला जाएगा सर, मैं कह रहा हूँ ये भी चला जाएगा। और सर मैं कल ना एक दूध वाले के पास जाके, इसी तरह एक बड़ी शॉप है, मैं उसके पास जाके ना तो मैं खड़ा हो गया कुछ देर, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये दूध की कीमतें, कहता है फ़हीम भाई हमें मतलब अपनी ज़िंदगी में 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये इस तरह कीमतें बढ़ती हुई हमने देखी हैं, ये 20 रुपये लीटर के पीछे कीमत बढ़ गई है। और फिर उसने कहा कि जो सरकारी रेट है वो अभी भी 115-120 है, ठीक है, और जो मतलब सरकारी रेट है अब 120 रुपये 120 रुपये। अब वो सरकार की तरफ से जो मुलाजिम हैं वो आते हैं, ठीक है, अफसरान वो आते हैं, एक पर्ची लिख के देके चले जाते हैं, हर हफ्ते उनको 5,000 10,000 15,000 कभी आपने रेट लिस्ट भी लगी देखी किसी दुकान वाले के पास? कभी भी नहीं सर वो उसका वो वजूद ही मतलब रेट लिस्ट तब हो ना कि उस रेट पे कोई चीज इनको मिल रही हो, तो ये आगे उस रेट पे बेच रहे हो, ना बेचनी ना मिलनी ना लेना ना देना। कमिश्नर कराची कहता है कि आपने 120 रुपए लीटर बेचना है दूध को, अच्छा कह देने से क्या फर्क पड़ता है? वहां पर उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज निकाल कर अपनी नौकरी तो बचा ली, लेकिन अमल दरामद कौन करेगा? अमल दरामद कौन करेगा? यही वो असल बात है कि अमल दरामद कब होगा, फैसले प्लानिंग सब जो है ना हमारी बड़ी बेहतरीन अंदाज से होती है, खबरों में, अखबारों में, टीवियों में सब कुछ हम नजर दिखाते हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा होता। एक वक्फे के बाद वापस आते हैं तो इस हवाले से मजीद बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं राव इमरान सुलेमान साहब, जो कि एक सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल के हवाले से जो है हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। जब देखिए, जब ये गुज़श्ता हुकूमत गई है तो कुछ रिज़र्व्स थे, ठीक है, इस वक्त अभी इतने कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए और इन दिनों में काफ़ी हद तक जो है ना पैसे खर्च भी हो चुके हैं। इसी हिसाब से अगले कुछ दिन बाद ये सब ख़त्म हो चुके होंगे। नए कर्ज़े जो हैं उनकी डील चल रही है, बात चल रही है। पुरानी जो किस्तें हैं वो भी हम लोगों ने भी देनी है। हम किस तरफ जा रहे हैं? एक मुल्क की हैसियत से देखें तो हमें क्या बिल्कुल ठीक ड्राइव किया जा रहा है? देखिए ये बात आपने दुरुस्त कही कि हमें चला कौन रहा है, ये ठीक ड्राइव किया जा रहा है। सर जो भी चला रहा है, बजट आएगा ना, हाँ, इस बजट को पहले तो ये ख्याल दिल से निकाल दे कि वफाकी हुकूमत पेश करेगी, ये अच्छा। IMF का तैयार करदा बजट होगा, ठीक है, वही फैसला करेगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा करना है, पेट्रोल की कीमत क्या रखनी है, वही सारे फैसले करेगा कि गाड़ियों को दरामद और बरामद का क्या करना है हमने। वो क्यों करेंगे? वो इसलिए कि अभी भी जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ IMF के कहने पर हुआ है। अगर ये भी कहा जाए कि वफाकी हुकूमत जो गुज़श्ता थी उसने कुछ मायदे किए हुए थे IMF से, और अभी तक IMF जो इस दौरान जो इनको एक किस्त भी ना दे सकी है, तो वो एक बेयकीनी की कैफियत है कि उसको खुद भी यकीन नहीं कि जो हुकूमत अभी आई है 1 साल 3 माह के लिए, वो 3 माह रहेगी, 3 दिन रहेगी, या पूरा अपने मियाद जो है वो अपनी पूरी करेगी। ठीक है, इसके लिए यकीन दहानी का भी एक अमल ज़रूरी है। पहले तो इन्होंने 1.5 माह इस तरीके से गुजारा कि बिल्कुल कीमतों को छेड़ा भी नहीं,
और उसके बाद जो है इनको महसूस हुआ कि ये तो हम बिल्कुल ही दिवालिया होने की तरफ जा रहे हैं, गर्दिशी कर्जे हैं जो वो बढ़ते चले जा रहे हैं, हालात जो है वो फाका कशी की तरफ जा रहे हैं। बस फिर इन्होंने देखा कि मैं आपको एक खबर बताता चलूँ कि इनका भी इरादा यही था कि इंतखाबात की तरफ जाना है, लेकिन इंतखाबात की तरफ जाने के लिए जो 3.5 साल तक खान साहब ने वजारत उज़्मा संभालने के बावजूद भी इनको चोर डाकू के लक़ब से नवाजा और इनकी पुरानी जो मामला थे उनको उजागर करते रहे साथ साथ। इससे आवाम में एक शऊर तो पैदा हो गया, यानी कि जो पुराने कारनामे थे उनको आवाम के सामने ला आवाम को ये तो पता चल गया कि ये चोर और डाकू इनकी इतनी मिले हैं, ये तो इसका अब तो हिफज हो गया था लोगों को। लेकिन हुआ ये उसके बाद कि खान साहब की जो 3.5 साल की कारकर्दगी थी उस पर आवाम उनके खिलाफ होना शुरू हो गई। लोगों ने दुआइयाँ देनी शुरू कर दी और ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमें पुराने पाकिस्तान में वापस ले चलो। लेकिन इन लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक लाकर, चाहे वो रजीम चेंज के जरिए हो चाहे इनकी अपनी ख्वाहिश हो, अपनी ख्वाहिश भी थी इनके सब के नाम ECL में डले हुए थे, ये सब के सब मुकदमात में घिरे हुए थे। इन्होंने आइंदा इंतखाबात लड़ने के लिए पे बहुत सारे बाहर हैं जो इस वक्त असम्बलियों में अहम सीटें संभाल रहे हैं। सर मैं वही तो बता रहा हूँ कि नैब की तरफ से 28 लोगों पे मुकदमात थे, तो 26 तो उनकी दौरे हुकूमत में ही बाहर थे। नैब का इदारा भी खत्म होने नैब के पर काट दिए गए हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए इन्होंने नैब को अब ले आए। ये मौजूदा हुकूमत ने, ये जो अभी इक़्तिदार में आए, बिल्कुल इन्होंने ये नैब के अंदर जो तब्दीलियां की गई है ये इसी हुकूमत ने किया है। और नैब का टोटल काम जो है वो सिर्फ करप्शन जो है ना उसको खत्म करना है। देखिए इसको तो बदनुमानी, देखिए इमरान खान साहब नहीं लेकर आए इस इदारे को, ये नवाज शरीफ साहब ने सोचा था, परवेज मुशर्रफ साहब ने उसको अमली जामा पहनाया और उसके बाद जाके इस हुकूमत ने इस्तेमाल किया। और हर हुकूमत तमाम इदारों को, मुल्की इदारों में, चाहे वो FC का हो चाहे वो पुलिस का हो, इन इदारों को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। और अभी तक वो कई 100 अरब जो है वो रिकवर कर चुकी है। करप्शन जो रिकवर किया है वो बहुत बड़े बड़े लोगों से नहीं किया। हम ये भी इस बात को, इसकी कोताही को साबिक वफाकी हुकूमत को देखना होगा कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे वो लोग उनकी नाक के नीचे से निकल के चले गए, उन्हीं के दस्तखत शुदा कागज़ों पर उन्होंने सफ़र किया और उनसे कुछ भी अभी तक वसूल नहीं कर सके। वो ये देखें जिसने पाकिस्तान से बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो चुराए और किसी भी तरह हम उसे अगर नहीं पकड़ सके या उसे सज़ा नहीं दे सके अगर किसी शख्स को, तो जो एक छोटी चोरी करने वाला एक आदमी है उसको भी कोई सज़ा न दे। देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको, ये शुगर माफिया है और ये सारे जो है ना ये हुकूमतों के लोग हैं, इन लोगों को भी नहीं पकड़ा जा सका। हमने जहांगीर तरीन साहब जब हुकूमत में थे वफाक के अंदर, तो उस ज़माने की 25 अप्रैल को उनको सज़ा होनी थी, किसी को पता ही नहीं चला वो केस कहाँ चला गया। आज तक वो दोस्ती कायम है अभी तक। छोटे लोग से दोस्ती कायम है, वो तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से कोई दोस्ती उनकी कायम नहीं है। नहीं, वो बहुत सारे उस केस को नहीं छेड़ा, फिर बाद में दोस्ती कायम होना ना होना एक अलग बात, 2-3 अलग-अलग चीजें बात कर रहे हैं। उस केस को दोबारा नहीं छेड़ा गया, उस केस को दोबारा नहीं छेड़ा गया। अभी छेड़े ना ये लोग, ये अभी देखिए उस वक्त जिन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ बात की उन्होंने तो हुकूमत से अपने साथ से उन्होंने निकाल के साइड पे कर दिया, उन्होंने कहा सॉरी मौजूदा हुकूमत करे ना, केस चलाए। मैं बता दूं क्यों नहीं करेगी। हाँ, क्यों नहीं करेगी? अभी अपने गठजोड़ हो चुके हैं इसलिए के लिए जो वोट दरकार थे पंजाब असेंबली में वजारत आला के लिए, वो जहांगीर तरीन और अलीम खान ने तो पूरे किए थे। इनके पास अपने पास क्या था? यही लोग तो थे जो PTI से नाराज थे, इनहराफ कारकुन थे, वो उन्होंने अलहदगी इख्तियार की और हमजा शहबाज के पलड़े में जाके बैठ गए। तो यही वजन तो था। अब ये मुझे बताएं कि नज़ीर चौहान साहब PTI के थे, जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, अब्दुल अलीम खान ग्रुप के थे, उनको अब कल एक ज़मीनी इंतखाब पंजाब में होने जा रहा है, नून लीग की तरफ से टिकट मिला। आप मुझे बताएं कि उनकी तरफ किस तरीके से केसों का रुख कर दिया जाए? ये मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, एक दूसरे के जो गुनाह है उन पर पर्दा डालने के लिए आए हैं। क्या हम आज फिर उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ हम ये कहा करते हैं कि नहीं यार पिछली हुकूमत जो है वो इससे बेहतर थी? बिल्कुल आज उसी जगह पे, ये तो हुकूमतों में चलता चला आया है। किसी ज़माने में जब वो पेट्रोल की कीमत, जब खान साहब के कोई 150 रुपये पेट्रोल, 149 रुपये पेट्रोल हो गया था, तो उस वक्त इस मुल्क के जो तजियाकार थे वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालते थे, तजिए करते थे और इस हुकूमत को
इस कौम की सबसे मुझे याद है आपने भी अच्छी खासी तनकीद किया करते थे, आपने भी हुकूमत पे अच्छी खासी अंदाजा था इस चीज़ का। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत अगर कुछ अर्से सब्र कर लेती तो जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है ये पीटीआई को करना पड़ता। ये सब्र ही तो नहीं हो सका इन लोगों से। वो सारे गुनाहों का जो बोझ था, जरदारी साहब कहा करते थे कि पीटीआई की हुकूमत है अपने बोझ से गिरेगी। अब मैं बताता हूँ जो 3.5 साल का गन था ये गिरेगी नहीं बल्कि दबेगी इसके अंदर। कमर जमान कायरा साहब जो वफाकी हुकूमत के इस वक्त तर्जमान है, उनको भी अंदाज़ा इस चीज़ का। वो कह रहे हैं कि हम 10 साल मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए 10 साल मिलकर चलेंगे, हम इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 10 साल क्यों? क्योंकि हमने ये भी देखा कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद इमरान खान की एक आवाज़ पर या उनके एहसास के लिए कराची से लेकर पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। ये एक ऐसा असर था जिसकी वजह से इन जो हुकूमत में बैठे हुए लोग थे ये हिल कर रह गए और उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। पूरी दुनिया में इस चीज़ को देखा गया, लेकिन ये सारी सूरत हाल उस सूरत में थी कि आवाम इस बात को समझती है। मैं वफाकी हुकूमत पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, लेकिन आवाम इस बात को समझते हैं कि इन लोगों को 3-3, 4-4 बार मौका दिया गया है। अगर इसके 3.5 साल की हम बात की जाए कि 3.5 साल में तुमने क्या किया, आप लोग कहाँ थे, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि 70 से 74 सालों के अंदर आपने क्या किया है। आप लोग भी तो हिसाब दे सकते हैं ना। ये सारी वो सूरत हाल है कि आवाम बाशऊर तो हो गई है, लेकिन अपने भरपूर तरीके से आवाज़ नहीं उठाती। घरों में बैठकर, होटलों पर, ढाबों पर बैठकर तबसरे तो कर सकती है, लेकिन ये अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। क्योंकि एक 2 तरीके होते हैं, या तो आदमी अपने आप को मार लेता है, या सड़कों पर आ जाता है, या घुट घुट के मर जाता है। ये तीनों ही तरीके पाकिस्तान में चल रहे हैं। जो आवाम निकलती है, उस आवाम को अब जो वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब है, उस जो निकलने वाली आवाम थी उसको खौफ के साए में बंद कर दिया गया है। हर शख्स को ये डर है कि अगर मैं खान साहब के लिए निकला तो एक सीढ़ी मेरे घर के बाहर होगी, अगर मैं अंदर से ताला लगा देता हूँ, घर को बंद कर लेता हूँ, तो मुझे उठा कर ले जाएंगे। और सर ये खौफ जो है वो एक हद तक ही आप लोगों में पैदा कर सकते हैं, उसके बाद ये स्प्रिंग की तरह सारा कुछ जो है ना, आपको ये हिकमत अमली तो है। मरियम नवाज साहिबा, अच्छा मैं आपसे इंतहाई माजरत चाहता हूँ, मुझे एक वक्फे की तरफ बढ़ना है इस वक्त। दोस्तों, वक्फे से जब वापस आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम बजट के हवाले से और अगले इलेक्शंस के हवाले से ज़रूर बात करें अपने प्रोग्राम में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और हम पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात के हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। राव इमरान सुलेमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा राव साहब, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि आपने इस बात की तायद की कि हम आज उसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं कि जहां हम ये कहा करते हैं कि यार पिछली हुकूमत जो है वो इससे बेहतर थी। अगर हम पिछली हुकूमत की बात करें, 3.5 साल जो उन्होंने हुकूमत की है उसमें सदी का सबसे मुश्किल वक्त कोविड की शक्ल में वो इन्होंने गुजारा 2 साल, ठीक है। अब इन्हीं 3.5 सालों में जो अपोजिशन थी वो भी इस कदर मुश्किल अपोजिशन थी कि पूरे मुल्क की सियासी जमातें एक साइड पे खड़ी होकर और मुखालफत कर रही। बिल्कुल। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, ये जो अपोजिशन है, हस्ब इख्तलाफ और जो हुकूमत जो इक़्तिदार में जो होते हैं हस्ब इक़्तिदार, इन दोनों के मकासद जो हैं क्या अलग अलग होते हैं? इन दोनों का मकसद क्या पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होता, पाकिस्तान का मफाद नहीं होता? अगर दोनों पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं तो इन दोनों की कोशिशों में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? अगर किसी ने अच्छा फ़ैसला आवाम के लिए किया है तो उसको दूसरी पार्टी हमेशा इनकार और नामंजूर ही क्यों कहती है? सर मैं बताता चलूं कि बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो हज़्ब इक़्तिदार और हज़्ब इख्तलाफ होती है, ये 2 अलग अलग जमातें होती हैं। हज़्ब इख्तलाफ का जो नुमाइंदा होता है वो हमेशा हारी हुई जमात का, अपोजिशन का नुमाइंदा होता है, और जो इक़्तिदार में बैठा हुआ कायदे ऐवान होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो हुकूमत का नुमाइंदा होता है। हज़्ब इक़्तिदार के अंदर जो हुकूमत की पॉलिसियाँ होती हैं उसके अंदर कुछ कोताहियाँ होती हैं, कुछ कोता पॉलिसियाँ होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवाम के मफाद में नहीं होती। लेकिन जो हज़्ब इख्तलाफ में बैठा हुआ शख्स है वो उसके ऊपर तनकीद करता है, उंगली से इशारा करके कहता है ये मैं मंजूर नहीं होने दूंगा, हम इसके खिलाफ हैं, या इसको फैसले को वापस लिया जाए।
लेकिन अभी आपने सवाल किया कि क्या इनका फासला पाकिस्तान की सदी में कोविड से भी बड़ा इस हुकूमत में आया हुआ है। वो फासला नहीं, वो डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो ये है कि जो राजा रियाज साहब हैं वो इस वक्त खुद शहबाज शरीफ की टिकट पर आइंदा इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। वो खुद हुकूमत के बनाए हुए हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है वो 150 सीटों पर मुश्तमिल पीटीआई की थी, उन्होंने तो इस्तीफे देकर हुकूमत से बाहर हो गई। अब तो इन्होंने अपना ही हिज़्ब इख्तिलाफ और अपना हिज़्ब इक़्तिदार है, जो चाहे सियासत कर सकते हैं। मैं ये हमेशा कहता हूं कि खान साहब को असम्बली में रहकर फाइट करनी चाहिए थी, आवाज़ उठानी चाहिए थी। उनको भी देखिए, इमरान खान साहब ने भी उनका बिल्कुल चले जाना, मुल्क में जो ये फैसले हो रहे हैं उनको इतनी आज़ादी से करने देना, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको कि आज जो पीटीआई के MNS मिनिस्टर, साबिक मिनिस्टर्स, कारकुनों के घरों में जो छापे पड़ रहे हैं, शायद ये आज दिन ना देखने पड़ते। अगर एक MNA को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जब पार्लियामेंट का इजलास होता है तो उसको स्पीकर साहब जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए उसको बुलाते हैं कि आप उस कोरम को पूरा करें आके। लेकिन आज पुलिस इनको ढूंढती फिर रही है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, अभी तक राजा रियाज साहब की तरफ से कोई आवाज़ सुनाई दी आपको कि क्यों महंगा किया? मालूम ही नहीं है। इनका अगर कोई आदमी अपोजिशन लीडर होता तो ज़रूर यकीनी तौर के ऊपर आने वाले बजट पर भी एतराज़ करता। अब बजट भी जो कह रहे हैं, हम हमेशा कहा करते हैं कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ कहता है बजट किसी सूरत में पास नहीं होने देंगे हम, लेकिन ये वाहिद बजट ऐसा होगा ये जब चाहे इसको पास करा सकते हैं, यानी कि इसको रोकने वाला कोई नहीं है, बड़ी आसानी से पास कर लिया जाएगा। तो अवाम का केस लड़ने के लिए इस वक्त अपोजिशन भी ईवानों में मौजूद नहीं है। अवाम के लिए कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, जो है वो खुद छुपे हुए हैं, भागे हुए। जिस किसी ने अच्छा, क्यों छुपे हुए हैं? ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि इन्हें छुपना पड़ गया? ऐसा क्या हो गया जी? क्या फरमा रहे? मैं क्या ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि इन लोगों को छुपना पड़ गया? देख, छुपने की बात यह है कि ये जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, लोगों को लाने की बात कर रहे हैं। अब जब शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे तो वो ये कहा करते थे कि मैं इनको छुपने की जगह नहीं दूंगा। ठीक है, वो भी कहा करते थे एक गमला भी टूटा तो मैं इन सब करूंगा। सही है। और ऐसे केसों में डालूंगा, ये याद रखेंगे। ये वजीर दाखिला कहा करता था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो कि उस साबिक हुकूमत के अताब से गुजर चुके हैं। उनका ये मानना है कि मुझ पर जो मंशियात केस की दली थी वो खान साहब के कहने पर डाली गई थी। मगर उनकी अपनी वीडियो भी है जिसमें शायद वो डबिंग में भी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के स्टेटस को देख के ये सारा काम करना पड़ता है, इस तरह की। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी। ये बात वो सच है वीडियो, कुछ कोई एतराज की बात नहीं, बिल्कुल है। अच्छा, अब ये देखें, मरीम नवाज अपने अल्फाजों का चुनाव नहीं करती और बाज़ों का ऐसे जुमले कह जाते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वफाकी हुकूमत आवाम की तरक्की के बजाय इंतकामी सियासत पर गौर कर रही है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा ज़राए है जिसकी जो इस बात को कन्फर्म करता है कि मरीम नवाज का एक इंतकामी सियासत है। वो ये समझती है कि जो जुल्म खान साहब के दौर में मेरे बाप पर हुआ, मुझ पर हुआ, मैं जब तक इन लोगों को उस जुल्म से ना गुजारूं चैन से नहीं बैठूंगी। इन लोगों को? अच्छा, वो सारे ठीक है, खान साहब के लोग हैं। अब अंदाजा करें कि वो एक किसी हुकूमत में शामिल नहीं है, वो हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन बलीगुल रहमान साहब जो गवर्नर पंजाब हैं वो चलकर हाजिरी देने आते हैं जाती उमरा में उनके पास। उनसे पूछा तो जाए ना कि वो किस लिहाज के साथ प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहते हैं ये काम ऐसे होना चाहिए। इस सोच का, इस सब का नुकसान किसको हो रहा है? आवाम को, डायरेक्टली आवाम को नुकसान। और इस सदी के अंदर आपने बड़ी खूबसूरत बात की, खान साहब के जो 3.5 साल का दौर, उसमें 2 साल जो कोविड के उन्होंने गुजारे हैं, वो जिस खुशउस्लूबी के साथ गुजारे हैं उसकी तारीफ पूरी दुनिया में की गई थी और बरमला इजहार किया गया था बहुत सारे दुनिया की तरफ से, और उसको नकल करने की कोशिश की गई थी। आज जो इसके मामले में मौजूदा हुकूमत जो कभी हिज़्ब इख्तिलाफ में थी, ये कहा करती थी कि कोविड में खान साहब ने आवाम को चारों शाने चित कर दिया है। आज मैं बताता चलूं कि जो बिजली का बहरान है, उस बिजली के बहरान को काबू पाने के लिए कोविड के लिए जो निशानियां उन्होंने तरतीब दी थी उसी को लेकर आ रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम। अब सुनिए जरा, और फिर भारी गाड़ियां जो कारें हैं वो शहरों में दाखिले में बंद कर दी। ये 4,500 बिजली जो बचाने के लिए। जी 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 जी। अब अंदाजा करें कि वही जो पॉलिसियां जो खान साहब ने दी थी वो अब खुद करना शुरू कर, उनको भी एहसास हो गया कि अगर हमने लंगर खाने दोबारा से नहीं खोले
तो ये लोग जो हमारे घरों से छीना झपटी शुरू कर देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो हर आने वाले दिन के साथ बेहतर हों। और जो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप वज़ीर आला के तौर पे अपने आप को बेहतरीन अंदाज से पूरे मुल्क में पाकिस्तानी अवाम के सामने मनवा चुके हैं। आपके पास ये मौका है वज़ीर आज़म की हैसियत से आप मुल्क में बेहतरीन इक़दाम करके पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर साबित हों। जितना वक्त है इसको अच्छे तरीके से आप गुजारें। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को देखा। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ आ गया। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।